नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की जो क्लास है, इस क्लास का अपना जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम पार्ट 2। आज हम इकोसिस्टम पार्ट 2 के विषय में बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र भाग 2 के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र पार्ट 2 में हम परिचर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी भाग 1 में अपन बात कर चुके थे परितंत्र के संगठन के विषय में, कि जैविक घटक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, इनके बारे में अपन परिचर्चा कर चुके थे। इसके बाद हम खाद्य श्रृंखला के विषय में बात कर चुके थे। लास्ट में जो टॉपिक अपन ने विगत क्लास में रखा था वो आखिरी अपना टॉपिक खाद्य श्रृंखला था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि हम कहाँ से चल रहे थे। तो खाद्य श्रृंखला यहां से अपन चल रहे थे, और 3 प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखलाएं मुख्य तौर पे। एक होती है दोस्तों चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला। एक श्रृंखला का नाम जो है वो है अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला या लिटर फूड चेन। और तीसरी जो खाद्य श्रृंखला है उसका नाम था परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। यहां पर हम बात कर रहे थे, और इसमें लास्ट टाइम अपन ने ये देख लिया था कि चारण खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो ऐसे खाद्य श्रृंखलाएं, पारिस्थितिकी तंत्र में संपन्न होने वाली ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं जिनका प्रारंभ जो है वो घास से होता है, यानी खाद्य श्रृंखलाएं जो घास से प्रारंभ होती हैं वो कहलाती हैं चारण खाद्य श्रृंखला। इसके बाद दोस्तों अपरद खाद्य श्रृंखला के विषय में अपन ने परिचर्चा की, और लिटर फूड चेन जो होती है, अपरद खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं ये मुख्यतः प्रारंभ होती हैं केचुआ, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी कि ये मृत पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले अवशेष जो होते हैं पेड़ पौधों के, वहां से ये प्रारंभ होती है। और परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है ये सूर्य से प्रारंभ होती है। क्लियर? ये सारी बातें अपन ने देखी थी। अब हम बात करते हैं कि ये जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं की यदि हम एक साथ कल्पना करें, सभी फूड चेन जो है इनकी एक साथ यदि हम कल्पना करें तो ये हमें एक जाल के जैसा प्राप्त होता है, और इसे हम कहते हैं मित्रों खाद्य जाल। तो अब हम बात करते हैं खाद्य जाल के विषय में, फूड वेब के विषय में। खाद्य जाल, तो खाद्य जाल का सिंपल सा जो मीनिंग है वो क्या है यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये घास है, ठीक है, घास को माना खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को माना खा रहा है मेंढक, और मेंढक को खा रहा है मित्रों सांप। ऐसे ही मान लीजिएगा कि घास को खा रहा है हिरण, हिरण को खा रहा है शेर, ठीक है। मान लीजिएगा दोस्तों घास को खा रहा है बकरी, और तो इस प्रकार से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं। जैसे ये एक खाद्य श्रृंखला है, ओके, जैसे ये एक खाद्य श्रृंखला है, और ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। इस प्रकार ये सभी खाद्य श्रृंखलाएं जो है ये मिल करके और एक जाल का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, बहुत ही अच्छी जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि खाद्य जाल जितना जटिल होगा, खाद्य जाल जितना ज्यादा जटिल होगा। अब जटिल कब होगा? जटिल तब होगा जब इसमें खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा होंगी। खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा कब होंगी? जब जीव ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि खाद्य जाल जटिल है तो समझ लीजिएगा कि हमारा परितंत्र क्या है? स्टेबल है, उतना ही ज्यादा स्थायी है। तो परितंत्र ज्यादा स्थायी कब होता है? तो परितंत्र ज्यादा स्थायी तब होता है जब इसके अंदर खाद्य जाल जटिल होता है, या यूं हम कह दें कि जब खाद्य श्रृंखलाएं बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों परितंत्र स्थायी है तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, और स्थायित्व कम है तो सबसे कम स्थायित्व वाला परितंत्र कौन सा है?
इसके विषय में आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन के द्वारा आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि परितंत्र जो होता है इसको मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। और परितंत्र को जब दो भागों में बांटा जाता है तो एक भाग तो वो होगा जिसका नाम है स्थलीय परितंत्र। क्या नाम है? स्थलीय परितंत्र, यानी कि परितंत्र स्थल पर होगा, धरातल पर होगा। और दूसरा जो प्रकार है वो है दोस्तों जलीय परितंत्र, यानी कि परितंत्र कहां बन रहा हो, इकोसिस्टम कहां बन रहा हो, इकोसिस्टम बन रहा हो जल में। ओके, यस। तो स्थलीय परितंत्र जो है इसको भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित किया गया है। और दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जलीय परितंत्र को भी आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो भाग है स्थलीय परितंत्र का, जो धरातल पर बनने वाले परितंत्र का जो पहला भाग है वो है दोस्तों प्राकृतिक परितंत्र। और एक है कृत्रिम परितंत्र। ओके, ऐसे ही जलीय परितंत्र में प्राकृतिक परितंत्र कौन से, और दोस्तों जलीय परितंत्र में कृत्रिम परितंत्र कौन शामिल है, इनकी हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स की, कि हमारे परितंत्र में जो स्थल पर परितंत्र बने हुए हैं, उन स्थल पर बने हुए परितंत्रों में प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण कौन है? नाम से स्पष्ट है, ऐसे परितंत्र जो प्रकृति में स्वतः बने वो प्राकृतिक परितंत्र कहलाते हैं। और प्राकृतिक परितंत्रों में हम बात करें तो स्थल पर बनने वाले, जैसे आपका घास का मैदान, घास मैदान, जैसे दोस्तों जंगल, जैसे वन, जैसे मरुस्थल, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी परितंत्र हैं, लेकिन प्रकृति में अपने आप बने हैं तो ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, और स्थल पर बने हुए इसलिए स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हो गए। अब स्थल पर बने हुए कृत्रिम परितंत्र जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए, वो कौन से हैं? तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए परितंत्रों की बात करें तो बगीचा, गार्डन मनुष्य ने बनाया है। हम बात करें खेत, मनुष्य ने बनाया है। ये दोनों ही चीज मनुष्य ने बनाई है और स्थल पर बनाई है, लेकिन मनुष्य ने बनाई इसलिए कृत्रिम है, तो कृत्रिम स्थलीय परितंत्र के उदाहरण हो गए। मित्रों आगे हम बात करें कि प्राकृतिक जलीय परितंत्र, यानी ऐसे परितंत्र जो जल में बने और प्रकृति में अपने आप बने हैं, वो प्राकृतिक जलीय परितंत्र कहलाते हैं। तो प्राकृतिक जलीय परितंत्र के अंदर हम बात करें तो इनके अंदर शामिल है सागर, इनके अंदर शामिल है महासागर, नदी, झरने, ये सब स्वतः बने हैं प्रकृति में, और स्वतः बने हैं लेकिन बने जल में, इसलिए जलीय प्राकृतिक परितंत्र है। यही हम बात करें कृत्रिम की, कि कृत्रिम जलीय परितंत्र, तो ऐसे परितंत्र जो जल में बने लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाए गए यानी कि कृत्रिम है। तो इनका सबसे अच्छा उदाहरण है जलशाला। क्या है दोस्तों? जलशाला। जलशाला समझा दूं आपको, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑफिस, बिल्डिंग्स, घरों में, मॉल्स में एक कांच का बड़ा बना हुआ घर रखा होता है जिसमें पानी भरा होता है और उसमें मछलियां होती हैं, उसे कहते हैं फिश एक्वेरियम। क्या कहते हैं मित्रों? उसे फिश एक्वेरियम कहते हैं। ये जो फिश एक्वेरियम है, ये जलशाला है, यही कृत्रिम जलीय परितंत्र का उदाहरण है। ओके, अब यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, वो प्रश्न ये पूछता है कि सर्वाधिक स्थायी परितंत्र, प्रश्न क्या पूछेगा? सर्वाधिक स्थायी, तो सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कौन है? यह प्रश्न पूछ सकता है सबसे कम स्थायी परितंत्र, सबसे कम स्थायी। तो सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कौन सा है और सबसे कम स्थायी परितंत्र कौन सा है, इनमें हम परिचर्चा करें दोस्तों। तो सर्वाधिक स्थायी परितंत्र जो है वो तो है महासागर। कौन है? महासागर। तो महासागर सबसे स्थायी परितंत्र है। क्यों है? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण अवयव है पादप, प्लांट्स, जिनकी नितांत आवश्यकता होती है। और यही से मैं आपको बता दूं
कि पौधे अगर नहीं है तो वह परितंत्र ही नहीं है, और पौधों को मुख्यतः जल की आवश्यकता होती है। तो महासागर का जल कभी खत्म नहीं हो सकता, यानी खत्म होने की संभावना बहुत बहुत कम है। इसका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी है। लेकिन यहीं पर आपसे बात करें कि सबसे कम स्थायी परितंत्र, तो सबसे कम स्थायी परितंत्र है मरुस्थल। मरुस्थल में कभी भी शेष बचा पानी नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, और जब पानी खत्म हो गया तो वहां की वनस्पति भी खत्म हो जाएगी, और वनस्पति खत्म हो जाएगी तो वह परितंत्र ही नहीं होगा। क्लियर? तो दोस्तों यहां एक चीज बार बार आ रही है जो मैं आपको बता देता हूं। ये बार बार जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है? वो चीज ये आ रही है कि हमारे परितंत्र में नितांत आवश्यकता है, परितंत्र में नितांत आवश्यकता। तो परितंत्र में नितांत आवश्यकता किसकी है? तो हमारे परितंत्र में नितांत जो आवश्यकता है दोस्तों वो है किसकी? उत्पादक की। किसकी है? उत्पादक की है। उत्पादक कौन है? पौधे। उत्पादक कौन है दोस्तों? पौधे। ये पौधे क्या हैं? प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर है, बोले तो उत्पादक है। और उत्पादक है तो ये भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ज्ञात रहे दोस्तों, पौधे कहलाते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या कहलाते हैं? ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। और ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है परिवर्तक। क्या होते हैं? परिवर्तक होता है। और ये किसका परिवर्तन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं मित्रों परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का? प्रकाश ऊर्जा कह दो या सौर ऊर्जा कह दो। इस सौर ऊर्जा को ये बदल रहे हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि प्रकाश ऊर्जा लेकर के और ये बना रहे हैं भोजन। क्या बना रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे कौन? पौधे। बोले तो उत्पादक। तो इसका मतलब यहां में साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रकृति में भोजन का निर्माता कौन है? पादप है। प्रकृति में भोजन का निर्माता पादप है। साथ में ये पौधे ही हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और हानिकारक CO2 को लेते हैं। तो दोस्तों ये पौधे जीवन दाता है। क्या है? जीवन दाता है। और यही भोजन बनाते हैं प्रकृति में। इसलिए कहा गया है कि पादपों की उपस्थिति परितंत्र में नितांत आवश्यक है। अगर पौधे नहीं तो वह परितंत्र ही नहीं होगा। और एक खास बात और है कि इन पौधों की परितंत्र में सर्वाधिक संख्या होती है। सर्वाधिक संख्या। तो प्रश्न पूछे सर्वाधिक संख्या में कौन होते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में जैविक घटक, और जैविक घटक में भी कौन? पौधे जो है वो प्रकृति में ये पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। क्लियर? यस। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। अब बात आती है, अब हम किस पे बात करते हैं? अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह पर। देखिए हमने यहां पर, पहले मैं आपको टॉपिक ले देता हूं, टॉपिक का नाम लिख देता हूं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। परितंत्र में किसका प्रवाह दोस्तों? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की हम बात करते हैं। हम इस परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में ये जानते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव के अंदर पहुंचती है। तो दोस्तों ट्रांसड्यूसर का काम पौधे करें जो सौर ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, और उस पौधे को ग्रहण कर रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तो ऊर्जा उनमें जा रही है, उनको द्वितीयक और द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता ग्रहण करें, जैसा कि अपने खाद्य श्रृंखला में हमने देखा था। यानी कि ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जा रही है। किस तरह से जा रही है, कितनी मात्रा में जा रही है, तो आप इस डायग्राम से समझिएगा। ये है दोस्तों हरे पादप, घास है। ओके, घास। इस घास को ग्रहण कर रहा है कौन? टिड्डा। टिड्डा इसको खा रहा है। टिड्डे को भोजन के रूप में खा रहा है दोस्तों मेंढक। मेंढक को खा रहा है कौन? सांप। और सांप को बाज खा जाता है। तो इस प्रकार से ये एक श्रृंखला हमारी चल रही है। और ये श्रृंखला
क्यों बनी है? तो इसलिए बनी है कि यहां पर घास को टिड्डा खाता है भोजन के रूप में, टिड्डे को भोजन के रूप में मेंढक खाता है, मेंढक को भोजन के रूप में सांप खाता है, और सांप को भोजन के रूप में बाज खाता है। क्लियर है? यानी कि दोस्तों ये एक पोषक स्तर है। कौन है पोषक स्तर? ये घास एक पोषक स्तर है, ट्रॉफिक लेवल है, पोषण देने वाला है। किसको? टिड्डे को। तो टिड्डा भी पोषण दे रहा है किसको? मेंढक को। इसका मतलब टिड्डा भी एक क्या हो गया? पोषक स्तर हो गया। किसके लिए? मेंढक के लिए। और यहां पर मेंढक भी एक क्या हो गया दोस्तों? पोषक स्तर हो गया। और ये पोषक स्तर किसके लिए हो गया? सांप के लिए। और ये सांप भी एक पोषक स्तर हो गया। और ये पोषक स्तर हो गया किसके लिए? बाज के लिए। किसके लिए हो गया? बाज के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखिएगा यहां से दोस्तों, एक पोषक स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषक स्तर में जा रही है। क्लियर? अब ऊर्जा जा रही है और ये एक दूसरे को ग्रहण कर रहे हैं। किस रूप में? तो ये एक दूसरे को ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों भोजन के रूप में। किस रूप में? भोजन के रूप में, जिससे इनको प्राप्त हो रही है ऊर्जा। तो घास से ऊर्जा टिड्डे में, टिड्डे से ऊर्जा जा रही है दोस्तों मेंढक में, मेंढक से जो ऊर्जा जा रही है ये ऊर्जा जा रही है सांप में, और सांप से जो ऊर्जा जा रही है ये जा रही है बाज में। किस में जा रही है? बाज में जा रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे पता है। अब कितनी मात्रा जा रही है ऊर्जा की, इस पे हम बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक जो आए 1968 में, कब आए? 1968 में, 1968 में एक वैज्ञानिक आए, और इन वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों स्लोबोडकिया। क्या नाम था? स्लोबोडकिया। स्लोबोडकिया साहब ने एक नियम दिया, और उस नियम का नाम दिया गया ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। क्या नाम दिया गया? 10% का नियम नाम दिया गया। इस 10% के नियम में, इस 10% के नियम में स्लोबोडकिया साहब ने क्या बताया मित्रों? स्लोबोडकिया साहब ने इस 10% के नियम में क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल कितनी ऊर्जा? केवल 10% ऊर्जा का ही क्या होता है? स्थानांतरण होता है। यानी घास से 10% ऊर्जा ही किस में आएगी? टिड्डे में आएगी। टिड्डे से 10% ऊर्जा ही मेंढक में जाएगी, और मेंढक से 10% ऊर्जा ही सांप में आएगी, और सांप से 10% ऊर्जा ही बाज में पहुंचेगी। यानी इसी को कहते हैं ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह का क्या कहते हैं दोस्तों? 10% का इसको नियम कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए बात ये आती है कि साहब 90% ऊर्जा कहां गई? तो जो 90% ऊर्जा है ये वातावरण में चली जाती है। क्या हो जाती है? एनवायरमेंट में चली जाती है। ये भी लिख दिया मैंने, एनवायरमेंट में चली जाती है। ये यूं कह दूं कि वातावरण में हासिल हो जाती है। कितनी ऊर्जा? 90%। केवल 10% ऊर्जा का ही आगे क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार हम परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देख रहे हैं, और परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों ये 10% ही होता है। कितना होता है? तो पहली बात हो गई 10% ऊर्जा का स्थानांतरण क्लियर होता है। अगली बात है वो ये है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है मतलब दिशा बतानी है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है दोस्तों ये ऊर्जा प्रवाह परितंत्र में एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब क्या है? एक दिशीय का मतलब है दोस्तों कि परितंत्र में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो हमेशा एक ही दिशा में चलती है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर, तृतीयक उपभोक्ता की ओर ऊर्जा जाती है। ये क्लियर है? तो ऊर्जा हमेशा उत्पादक से किधर जाती है? तृतीयक उपभोक्ता की ओर जाती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि तृतीयक उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक की ओर आए, यानी कि बाज को सांप, सांप को मेंढक, मेंढक को टिड्डा और टिड्डे को घास खा जाए। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होता है? घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप, सांप को बाज खाएगा। हमेशा
यही डायरेक्शन होगी, इसलिए ऊर्जा भी हमेशा एक ही दिशा में जाएगी, इसलिए हम कहते हैं एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का। और ये जो एक दिशीय प्रवाह होता है, ये एक दिशीय प्रवाह होता है उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर, उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर। यस, तो उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगली बात है, हम ऊर्जा प्रवाह में जो देखते हैं दोस्तों, वो बात ये देखते हैं कि ऊर्जा जो है वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे में ऊर्जा को बदला जा सकता है, और ये जो नियम है ये कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या कहलाता है दोस्तों? इसको कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो फर्स्ट नियम जो है वो ये कहता है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था दोस्तों चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था? चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन। और चार्ल्स एल्टन साहब ने ऊर्जा प्रवाह को पिरामिड के द्वारा समझाया। किसके द्वारा समझाया? ऊर्जा प्रवाह को इन्होंने समझाया पिरामिडों के द्वारा। सन 1927 में इन्होंने ये बात बताई। 1927 में इन्होंने ऊर्जा प्रवाह को पिरामिड संकल्पना से समझाया। पिरामिड संकल्पना द्वारा समझाया। किसके द्वारा समझाया? पिरामिड संकल्पना द्वारा इन्होंने समझाया। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो बात कही उस बात को समझने से पहले एक एग्जाम्पल अपने को यहां देखना पड़ेगा, और वो एग्जाम्पल क्या है देखिए। हमने कहा था कि उत्पादक, और उत्पादक से ऊर्जा जा रही है प्राथमिक उपभोक्ता में, और प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा जा रही है द्वितीयक उपभोक्ता में, जो स्लोवोडकिया साहब ने बताया, और द्वितीयक से जा रही है तृतीयक उपभोक्ता में ऊर्जा। स्लोवोडकिया साहब ने कहा था कि केवल 10% ऊर्जा का ही आगे स्थानांतरण होता है। उसी बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान लीजिए कि उत्पादक में 1000 कैलोरी है, कितनी है? 1000 किलो कैलोरी है। तो दोस्तों हमें पता है कि प्राथमिक उपभोक्ता में केवल 10% जाएगी, यानी 1000 का 10% कितना आएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में 100 किलो कैलोरी आएगी। कितनी आएगी? 100 किलो कैलोरी। और यहां से 10% जाएगी, वो जाएगी द्वितीयक उपभोक्ता में, और इसका 100 का 10% कितना हो गया? 100 का 10% 10 हो गया, तो 10 किलो कैलोरी आएगी द्वितीयक उपभोक्ता में। और इसके बाद दोस्तों इसका 10% जाएगा किसमें? तृतीयक उपभोक्ता में। तो 10 का 10% कितना हो गया? 10 का 10% हो गया 1 किलो कैलोरी। कितना हो गया? 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी तृतीयक उपभोक्ता में। तो यहां एक खास बात देखिएगा, एक खास बात हमें यहां पर यह समझ में आ रही है कि उत्पादक से जैसे जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ऊर्जा का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। और इसी आधार पर कि केवल 10% ऊर्जा जो है वो आगे स्थानांतरित होती है, इसी आधार पर चार्ल्स एल्टन साहब ने सन 1927 में एक संकल्पना दी जिसे पिरामिड संकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जिसे पिरामिड संकल्पना कहते हैं। और इस पिरामिड संकल्पना के द्वारा इन्होंने क्या समझाया वो बात मैं आपको बताता हूं। इस पिरामिड संकल्पना के द्वारा चार्ल्स एल्टन साहब ने यह बात समझाई। इन्होंने कहा कि उत्पादक और उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। उत्पादकों के ऊपर निर्भर होते हैं कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं द्वितीयक
उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर? ये बात इन्होंने बताई। फिर इन्होंने कहा कि यदि किसमें उत्पादक में ऊर्जा कितनी है, माना अभी एग्जांपल देखा था 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। फिर इन्होंने बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी जा रही है, इसकी 10% यानी 10 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसके बाद दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता में इसकी 10 जा रही है यानी कि ओनली 10 किलो कैलोरी ऊर्जा। सॉरी, ये 100 किलो कैलोरी है, फिर इसका 10 जाएगा तो ये 10 किलो कैलोरी। और इसके बाद में दोस्तों तृतीयक में जा रही है इसकी यानी 10 की 10% यानी कि 1 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये बात हमें समझ में आ गई, स्लोवोडकिया साहब ने बताया उसके अनुसार। लेकिन अब चार्ल्स एल्टन साहब क्या बताना चाह रहे हैं समझना। चार्ल्स एल्टन साहब ने कहा कि भैया बात सही है, 1000 किलो कैलोरी है तो इसके लिए हम बॉक्स बना देते हैं इतना बड़ा। ओके। फिर इन्होंने कहा कि अगर 100 किलो कैलोरी है प्राथमिक उपभोक्ता में तो उसका बॉक्स बनेगा इससे छोटा, जाहिर सी बात है। आफ्टर देन दोस्तों 10 किलो कैलोरी का 100 से भी क्या बनेगा, और छोटा बॉक्स बनेगा। और इसके बाद लास्ट में जिसमें ऊर्जा ही 1 किलो कैलोरी है तो उसके लिए बॉक्स और भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो बनाया इसको मिलाकर इन्होंने समझाया कि इस तरीके से हमें ये ऊर्जा के लिए जो प्राप्त होता है पिरामिड, ये पिरामिड ऊर्जा का सीधा पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा का सीधा पिरामिड कहलाता है। इसको मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको बता देता हूं। तो ये हो गया दोस्तों ऊर्जा का सीधा पिरामिड। ठीक है? यस। अब इसको हमने सीधा क्यों कहा? तो जिस पिरामिड में नुकीला भाग ऊपर की ओर होगा और चौड़ा भाग नीचे की ओर होगा, वो पिरामिड हमेशा कैसा कहलाएगा? सीधा कहलाएगा। तो एक बात मुझे बताइएगा यहां पर कि यहां पर हमेशा ही, एक बात बताइएगा, यहां पर हमेशा ही दोस्तों ऊर्जा उत्पादक से किसमें जानी है? प्राथमिक उपभोक्ता में जानी है। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक में, और द्वितीयक से किसमें जानी है? तृतीयक उपभोक्ता में जानी है। तो हमेशा ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा? हमेशा ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। यस कि नो? यस। और हमेशा ऊर्जा का मान कम होता जाएगा तो हमेशा ये पिरामिड ऊपर की ओर क्या होता जाएगा? पिरामिड ऊपर की ओर हमेशा संकरा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? संकरा होता जाएगा। और हमेशा पिरामिड कैसा प्राप्त होगा? हमेशा पिरामिड सीधा ही हमें प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, तो मैं यहां नोट लगा के लिख देता हूं कि परितंत्र में, नोट लगा के लिख देता हूं दोस्तों कि परितंत्र में हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सदैव सीधा प्राप्त होता है। क्लियर? तो परितंत्र में हमेशा ध्यान रखना कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ओके। अब यहाँ पिरामिडों की जब बात आ ही गई है तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देके पिरामिडों के समझा देता हूं। दोस्तों पिरामिडों के विषय में जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको पिरामिडों के लिए ये बातें पूछ सकता है। कौन कौन सी बातें आपको पूछ सकता है? पिरामिड, तो पिरामिड या तो आपको पूछ सकता है ऊर्जा का, पहली बात, या तो ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। या आपको पिरामिड पूछ सकता है जैव भार का, जीवों में जो भार है खाद्य श्रृंखला में उसका। या आपको पिरामिड पूछ सकता है जैव संख्या का, यानी कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है इनमें जीवों की संख्या क्या है, कितनी है, उस आधार पे भी आपको पिरामिड यहां से पूछ सकता है। तो तीन प्रकार के पिरामिड हमें यहां से पूछ सकता है मित्रों। एक पिरामिड हमें पूछ सकता है किसका? ऊर्जा का पिरामिड, जो मैं बता चुका हूं कि सदैव सीधा होगा। और दूसरा पिरामिड हमें पूछ सकता है जैव भार का पिरामिड। और तीसरे पिरामिड हमें पूछ सकते हैं किसके? जैव संख्या के पिरामिड भी हमको पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये जो तीनों के तीनों अपन ने बनाए हैं
ये तीनों पिरामिड जो है, ऊर्जा, जैव भार और जैव संख्या, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए यहां पर बात अपन करते हैं, ऊर्जा का हम देख चुके हैं पिरामिड। अगला जो पिरामिड हम बात करते हैं वो करते हैं जैव भार का। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हम जैव भार के पिरामिड देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो दोस्तों जैव भार के पिरामिड हम देखें, जैसे तालाब के लिए, किसके लिए? तालाब के लिए। अब एक तालाब के लिए हमें जैव भार के पिरामिड बताने, क्या बताने? जैव भार के पिरामिड। तो सबसे पहले मुझे यह बताइएगा कि तालाब के अंदर उत्पादक कौन है? तो तालाब में उत्पादक, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। फिर तालाब में पूछेगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। फिर हमें यही पता होना चाहिए कि तालाब में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है और तालाब में तृतीयक उपभोक्ता कौन है। ये बातें हमें कंफर्म क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर ये बातें हमें पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्पादक कौन होगा? तो भैया तालाब में उत्पादक कौन होगा, यानी हरे पौधे कौन होंगे? शैवाल। तालाब में कौन होगा? शैवाल होगा, ये लीजिएगा जी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? छोटी मछलियां, जीरा जिनको कहते हैं, छोटी मछली। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? बड़ी मछली। तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा? क्रोकोडाइल हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, मगरमच्छ। क्लियर? ओके। यस। अब वही पिरामिड बनाना है अपने को। तो पिरामिड बनाना है तो क्या करना है? सबसे पहले उत्पादक, उत्पादक पर निर्भर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर तृतीयक उपभोक्ता, यही होगा। तो उत्पादक, वजन की बात करें, भार की बात करें अपन यहां पर, शैवाल में ज्यादा वजन होगा, छोटी मछलियों में, बड़ी मछलियों में या मगरमच्छ में? तो सबको पता है कि साहब जो ज्यादा वजन होगा वो होगा मगरमच्छ में, मगरमच्छ है तृतीयक उपभोक्ता, तो इसके लिए बड़ा बॉक्स बनाया, इतना बड़ा। ठीक है, फिर मगरमच्छ से कम वजन होगा वो बड़ी मछलियों में होगा, बड़ी मछलियां द्वितीयक उपभोक्ता है तो कम है। छोटी मछलियों में इनसे भी कम वजन होगा और उत्पादक शैवाल में सबसे कम वजन होगा। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर पिरामिड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमें इस तरीके का पिरामिड प्राप्त हो रहा है। और ये जो पिरामिड प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये पिरामिड कैसा है? उल्टा। क्यों है उल्टा? क्योंकि नुकीला भाग कहाँ है? नीचे, और चौड़ा भाग कहाँ है? ऊपर है। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है, ये पिरामिड कैसा होगा? ये पिरामिड उल्टा पिरामिड होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि परितंत्र में, और कौन से परितंत्र में? जलीय परितंत्र में। कौन से परितंत्र में? तालाब के लिए बोल रहे हैं तो जलीय। तो तालाब के लिए या जलीय परितंत्र के लिए जैव भार का पिरामिड कैसा होगा? तो जैव भार का पिरामिड उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के पिरामिडों के बारे में बात करते हैं, जो है जैव संख्या के पिरामिड। किसके? जैव संख्या के पिरामिड। जैव संख्या के पिरामिड। जैव संख्या के पिरामिडों की बात करते हैं। तो जैव संख्या के जो पिरामिड है मित्रों, इनके अंदर क्या होता है? देखो, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे घास स्थल के लिए ले लेते हैं अपन, ठीक है, या एक खेत के लिए ले लेते हैं, एक खेत के लिए। ठीक है, किसके लिए जैव संख्या के पिरामिड निकालने अपन? खेत के लिए जैव संख्या के पिरामिड क्या होंगे, ऐसे करके प्रश्न पूछा। उत्पादक, हमें आधार नहीं छोड़ना है। उत्पादक, उत्पादकों पर निर्भर प्राथमिक उपभोक्ता, इन पर निर्भर द्वितीयक उपभोक्ता और इन पर निर्भर तृतीयक उपभोक्ता। इसी श्रृंखला में अपने को चलना है, बताना है। तो देखिए, संख्या पूछ रहा है, तो एक खेत में संख्या तृतीयक उपभोक्ता की ज्यादा है या पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा, उत्पादक की ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है उत्पादक की ज्यादा है। तो उत्पादक की संख्या ज्यादा है, जबकि
प्राथमिक की इससे कम है, द्वितीयक की इससे कम है और तृतीयक की इससे कम है। तो इस प्रकार ये एक पिरामिड बनेगा। और ये जो पिरामिड यहाँ पर बन गया मित्रों, ये कैसा है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल कैसा है, ऊपर नुकीला है, ठीक है, और चौड़ा भाग कहाँ है, नीचे है। तो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा पिरामिड बन रहा है। तो कहेगा कि एक खेत के लिए जैव संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं। तो एक खेत के लिए जो जैव संख्या के पिरामिड होते हैं दोस्तों, ये जैव संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं, ये जैव संख्या के पिरामिड सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, सीधे। आई बात समझ में? चल, इतनी बात समझ में आपको आ गई तो आगे बढ़ते, आगे चलते हैं दोस्तों। यही एक एग्जाम्पल आपको इसका और मैं लेके बताता हूं, और वो एग्जाम्पल लेता हूं एक फल वाले वृक्ष के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एक फल वाले वृक्ष के लिए, फल वाले वृक्ष के लिए जैव संख्या, संख्या ही चल रही थी, जैव संख्या, बिल्कुल जैव संख्या के पिरामिड कैसे होंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा। तो देखिए भैया, यहां पर वही आधार उत्पादक, इस पर निर्भर प्राथमिक, इसके ऊपर निर्भर द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके ऊपर निर्भर तृतीयक उपभोक्ता। कौन है, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। एक है, पेड़ कितना है, फल वाला वृक्ष कितना है, एक है, फल वाला वृक्ष एक है, तो संख्या कम है, जाहिर सी बात है। इस पर निर्भर रहने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है, उस पर निर्भर रहने वाले द्वितीयक की ओर ज्यादा है, और उन पर निर्भर रहने वाले तृतीयक की संख्या और ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये एक पिरामिड हमें प्राप्त होता है। और ये जो पिरामिड हमें प्राप्त हो गया, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है भली भांति तरीके से कि ये पिरामिड कैसा है। नुकीला भाग नीचे है, चौड़ा भाग ऊपर है, तो पिरामिड कैसा हो गया, उल्टा हो गया। कैसा हो गया, उल्टा हो गया। पिरामिड कैसा हो गया मित्रों, पिरामिड हो गया उल्टा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में जो है वो पिरामिडों के बारे में पूछ सकता है, या तो हमें पूछ सकता है ऊर्जा के पिरामिड, किसके पिरामिड पूछ सकता है, ऊर्जा के पिरामिड, या हमें पूछ सकता है जैव भार के पिरामिड, और या हमें कोई एग्जाम्पल देके पूछ सकता है जैव संख्या के पिरामिड। किसी भी तरीके के पिरामिड पूछे तो सीधा कौन सा होगा, इनमें उल्टा कौन सा होगा, ये अपन यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आ गई हो। आई मित्रों? यस। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर अपन बढ़ते हैं। पिरामिड अपन ने देख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात करते हैं, अगला जो टॉपिक अपना वो है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र की हम परिचर्चा करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहां पर एक बात को समझने की आवश्यकता है, और वो जो बात अपने को समझनी है वो क्या है, ये पूछेगा। वो बात ये है कि यहां पर शब्द दिए गए हैं 3। कितने शब्द दिए गए? 3। एक शब्द दिया गया है जैव, एक शब्द दिया गया है भू, और एक शब्द दिया गया है रासायनिक। ये 3 शब्द अपने को यहां पर दिए गए हैं। जैव का मतलब है दोस्तों जीव जंतु, भू का मतलब है भूमि मृदा, और दोस्तों रासायनिक का मतलब है रसायन तत्व। ये 3 शब्द हमें दिए गए हैं, ठीक है। जीव जंतु, भूमि, मृदा और रासायनिक तत्व। तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में संपन्न होने वाला ऐसा चक्र
हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में संपन्न होने वाला ऐसा चक्र जिसमें जीव जंतु, जिसमें भूमि यानी मृदा और जिसमें रसायन तत्व ये तीनों भाग लेते हैं, वो कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। पहली चीज तो ये बता देता हूं कि जैव भू रासायनिक चक्र संपन्न होते हैं अपघटकों के कारण। किसके कारण? अपघटकों के कारण संपन्न होते हैं। अगर अपघटक उपस्थित नहीं होंगे तो जैव भू रासायनिक चक्र भी नहीं होंगे। तो अपघटकों की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं। पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं। तो अगली जो बात है, हाँ, यहां से एक फैक्चुअल बात बता देता हूं कि इन अपघटकों को परितंत्र के सफाई कर्मी भी कहते हैं दोस्तों। परितंत्र के सफाई कर्मी। तो परितंत्र का सफाई कर्मी कौन है? परितंत्र का सफाई कर्मी है अपघटक। कौन है मित्रों? परितंत्र का सफाई कर्मी है अपघटक, सूक्ष्म जीव। हमने कहा कि परितंत्र में संपन्न होने वाले ऐसे चक्र जिनमें जीव जंतु, जिनमें भूमि मृदा और जिनमें रसायन, ये तीनों भाग लेते हैं, वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। और इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा ही देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये है मृदा, ठीक है, ये मृदा है और हमें पता है कि मृदा में कौन उगेगा? तो मृदा में आएगा पादप, तो ये है घास, ठीक है। क्या है मित्रों? ये घास है। अब मृदा के अंदर क्या है? तो पहली बात ये समझो, ये जो मृदा है, इस मृदा के अंदर है दोस्तों कार्बन तत्व। क्या है? कार्बन तत्व। मृदा में क्या है? कार्बन तत्व है। ये कार्बन तत्व मृदा से किस में जाएगा? ये कार्बन तत्व मृदा से जाएगा पौधों में। किन में जाएगा? पौधों में। ये पौधे हैं। पौधों को कौन ग्रहण कर रहा है? तो पौधों को ग्रहण कर रहा है दोस्तों कौन? जंतु। पौधों को जंतु ग्रहण कर रहा है। तो मेरे को ये बता दीजिएगा कि कार्बन कहाँ गया? कार्बन पहुंच गया जंतुओं में। किन में पहुंच गया कार्बन? कार्बन पहुंच गया जंतु में। जंतु हो गए मृत। क्या हो गए? मृत। जैसे ही जंतु मृत हुए तो कौन आए? जंतु मृत हुए तो आए दोस्तों अपघटक। कौन आए? अपघटक। अपघटकों ने मृत जीवों का क्या कर दिया? अपघटन कर दिया। क्या कर दिया? इन मृत जीवों का अपघटकों ने क्या किया? अपघटन। अपघटन कर दिया। इनका अपघटन कर दिया तो इन अपघटकों ने वापस से जो कार्बन था, कार्बन तत्व जो थे, इनको वापस से क्या कर दिए? मुक्त कर दिए। क्या कर दिए? कार्बन तत्वों को वापस से मुक्त कर दिया। कार्बन तत्व वापस मृदा में पहुंच गया। तो इस प्रकार ये तत्व, ये रसायन तत्व अनेक जीवों से होता हुआ पुनः मृदा में पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो हमारी परितंत्र में चक्र संपन्न होते हैं, हमारे परितंत्र में इस प्रकार से जो चक्र संपन्न होते हैं, ये चक्र क्या कहलाते हैं? ये चक्र कहलाते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। तो इसका नाम कार्बन चक्र हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन चक्र होता है, ऐसे ही N2 साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। और नाइट्रोजन मैं बता दूं पादपों के लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए तो अगली परिचर्चा हम करते हैं इसी के विषय में, नाइट्रोजन के विषय में। और वो चर्चा क्या है? वो चर्चा ये है दोस्तों कि पोषक तत्व है। पौधों के लिए कौन से तत्व है? पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? मात्रा के आधार पर। किस आधार पर? मात्रा के आधार पर। एक तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है, पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है, और एक ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है। तो जिन तत्वों की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है वो गुरुमात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुरुमात्रिक पोषक तत्व, या इन्हीं को कहते हैं दोस्तों दीर्घ मात्रिक। क्या कहते हैं?
दीर्घ मात्रिक यानी अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। और जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं दोस्तों लघु मात्रिक पोषक तत्व। क्या कहलाते हैं? लघु मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। और लघु मात्रिक जो पोषक तत्व होते हैं इन्हीं को कहते हैं अल्प मात्रिक। अल्प यानी कम, अल्प मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, तो ये अल्प मात्रिक क्या हो गए? पोषक तत्व हो गए। क्लियर? तो लघु मात्रिक बोल दो या अल्प मात्रिक कह दो। अब जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, इन दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है N2। बोले तो नाइट्रोजन। कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन जो होती है, ये नाइट्रोजन प्रकृति में पाई जाती है किस रूप में? गैस रूप में। प्रकृति में किस रूप में? गैस रूप में पाई जाती है। कौन? नाइट्रोजन। लेकिन दोस्तों एक बात अपने को यहां से यह भी ज्ञात रखनी है कि इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे गैस रूप में नहीं करते हैं। नाइट्रोजन का यूज पौधे जो होते हैं वो नहीं करते हैं। किस रूप में? गैस रूप में। सीधी सी बात, ये बात समझ में आ गई कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे गैस रूप में नहीं करते हैं। तो बात आती है कि पौधे नाइट्रोजन का जो उपयोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं? तो दोस्तों पौधे नाइट्रोजन का उपयोग यौगिक रूप में करते हैं। किस रूप में? यौगिक रूप में। तो नाइट्रोजन का यूज, और नाइट्रोजन का यूज जो है वो प्लांट्स के द्वारा, किसके द्वारा? प्लांट्स यानी पौधों के द्वारा। नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के द्वारा किस रूप में? तो ये किया जाता है मित्रों यौगिक रूप में। किस रूप में? यौगिक रूप में। यौगिक रूप में ही किया जाता है। और जो यौगिक हैं वो यौगिक कौन से? तो नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं वो दो प्रकार के यौगिक हैं, एक NO2 और एक NO3। ये NO2 और NO3 के रूप में ही पौधे जो है वो इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। NO2 का मतलब क्या है बता देता हूं। NO2 का मतलब है दोस्तों नाइट्राइट, और NO3 का मतलब है नाइट्रेट। क्लियर? यस। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट इन रूपों के अंदर नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के द्वारा किया जाता है। कई बार हमारे सामने एक दुविधा ये आती है कि हमें यह भी पता होता है कि एक NO2 है और हमें यह भी पता है कि एक NO3 है। हमें यह भी पता है कि एक नाइट्राइट है और हमें यह भी पता है कि एक का नाम नाइट्रेट है। अब समस्या यहां पर यह आती है कि कौन से का नाम तो नाइट्राइट है, कौन से का नाम नाइट्रेट है। सिंपल सा ज्ञात कर लो, यहां पर एकदम हल्का सा बता देता हूं। देखो NO2 NO3, तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 2 है 3 से छोटा, तो ये छोटा, और 3 बड़ा इससे, तो 3 के लिए लिख लेंगे यहाँ पे हम बड़ा। अब क्या ध्यान रखना है कि जो छोटा है उसका नाम बड़ा है, बड़ा है उसका नाम छोटा है। ठीक है? कि जो छोटा है उसका नाम बड़ा है और जो बड़ा है उसका नाम छोटा है। तो NO3 का नाम तो हो जाएगा नाइट्राइट और NO2 का नाम हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मित्रों, तो हमने यहां पर एक बात बोली कि नाइट्रोजन का जो यूज है ये यूज पौधों के द्वारा यौगिक रूप में किया जाता है, जो NO2 और NO3 है। अब यहां खास बात यह है कि नाइट्रोजन का, किसका? नाइट्रोजन का गैस रूप से, नाइट्रोजन का गैस रूप से यौगिक रूप में बदलना। किस में बदलना? गैस रूप से यौगिक रूप में बदलना कहलाता है दोस्तों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या कहलाता है? N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। बात हमें यहां पर समझ में आ गई कि गैसीय नाइट्रोजन का यौगिक रूप में बदलना नाइट्रोजन का क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। और वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो सबको पता है गैसीय रूप में है, और गैसीय रूप में जो नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत है?
तो ये नाइट्रोजन का परसेंट आपसे पूछ ले तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78। सबको पता है कि नाइट्रोजन कितना ही 78% है जो गैस रूप में, ठीक है। और इस गैस रूप का यौगिक रूप में बदलना ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। अब बात आती है यहां पर कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता कैसे है। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के कारण मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या घटनाएं हैं जिस कारण से गैस नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रोजन में बदल जाती है। जिस कारण से गैस नाइट्रोजन किस में बदल जाती है दोस्तों? गैस नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रोजन में बदल जाती है। ऐसे कारण क्या है? या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण सीधे से कह सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण क्या क्या कारण है तो देखिएगा। पहला कारण, बादलों में, पहला कारण है दोस्तों बादलों में या आकाश में बिजली का चमकना, बिजली का चमकना। तो दोस्तों जब आकाश में बिजली चमकती है तो गैस से नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रोजन में बदलती है, ध्यान रखना। और जब गैस नाइट्रोजन यौगिक रूप में बदलेगी तो इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। क्लियर? दूसरा कारण नंबर 2, रीजन नंबर 2, सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब सहजीवी जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है तो इस बात को ये लो समझ लीजिएगा दोस्तों। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, इन लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में पाई जाती है गांठें। क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे वो होते हैं जिनमें लेग्यूम पाई जाती है, फलियां पाई जाती है, जैसे मटर, जैसे चना, जैसे मूंग, ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाई जाती हैं गांठें। क्या पाई जाती हैं? ये गांठें पाई जाती हैं। और इन गांठों के अंदर होते हैं दोस्तों कौन? इन गांठों में होते हैं जीवाणु। कौन से? सहजीवी जीवाणु। कौन होते हैं? सहजीवी जीवाणु इन गांठों के अंदर पाए जाते हैं। और सहजीवी जीवाणु के रूप में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। तो राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो होते हैं, इन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। और इन जड़ों में रहते हुए ये गैस नाइट्रोजन का, ये राइजोबियम क्या करते हैं? ये राइजोबियम गैस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। किसमें? NO2 व NO3 में, यानी यौगिकों में। तो यहां पर कौन कर रहा है ये काम? ये काम कर रहा है राइजोबियम। राइजोबियम। तो ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, नाइट्रोजनीकरण कहलाता है या नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो राइजोबियम क्या कर रहा है? नाइट्रीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है मित्रों? नाइट्रीकरण कर रहा है। और तीसरे प्रकार के जो कारण हैं वो है दोस्तों स्वतंत्र या मुक्त जीवी जीवाणु। स्वतंत्र या मुक्त जीवी जीवाणु जो है वो भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब स्वतंत्र या मुक्त जीवी जीवाणु कौन है? तो स्वतंत्र या मुक्त जीवी जीवाणु जो कि वायु में या वातावरण में या परितंत्र में मुक्त अवस्था में रहते हुए नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। तो उनका नाम है एजेटोबैक्टर। क्या नाम है? एजेटोबैक्टर। तो एजेटोबैक्टर नामक जो सूक्ष्म जीव है दोस्तों, जीवाणु है, ये मुक्त जीवी है क्योंकि वायु में मुक्त अवस्था में रहते हैं। और वायु में मुक्त अवस्था में रहते हुए ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं?
ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस कारण से इनको नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं। तो मोटे तौर पे ये 3 कारण हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के कारण है। किसके कारण है? नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के कारण है। बादलों में, आकाश में बिजली का चमकना, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम, और स्वतंत्र या मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पर इससे थोड़ा सा विपरीत। थोड़े से विपरीत में हम क्या बात करेंगे? तो थोड़े से विपरीत में अपन थोड़ी सी बात करेंगे, और वो बात हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं जो कि नाइट्रोजन के यौगिकों को वापस गैस रूप में बदल देते हैं। तो पहली चीज तो हमें यहां पर यह देख लेनी चाहिए कि यौगिक नाइट्रोजन जो है वो है यौगिक रूप में, NO2 NO3 के रूप में। यौगिक नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलना, यौगिक नाइट्रोजन का वापस किस में बदलना दोस्तों? गैसीय नाइट्रोजन में बदलना। नाइट्रोजन किस रूप में? यौगिक के रूप में। और इस यौगिक नाइट्रोजन का वापस से गैस नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विनाइट्रीकरण। क्या कहलाता है? डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। बोले तो विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण कहलाता है। अब विनाइट्रीकरण कहलाता है तो विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन है? तो वो जीवाणु जो विनाइट्रीकरण कर रहे हैं वो विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाएंगे। और विनाइट्रीकारी जीवाणु के रूप में जो बात आती है वो आती है स्यूडोमोनास की। किसकी आती है दोस्तों? स्यूडोमोनास की आती है। तो मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं इसका, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास। तो हमें यही ध्यान रखना है कि स्यूडोमोनास जो है, ये स्यूडोमोनास ऐसा सूक्ष्म जीव है या जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन के यौगिक रूप को तोड़कर नाइट्रोजन के गैस रूप में बदल देता है, यानी विनाइट्रीकरण करने का कार्य करता है। क्या करता है? विनाइट्रीकरण करने का कार्य करता है। दैट्स क्लियर है? यस। तो ये जो टॉपिक था दोस्तों अपना, ये था अपना इकोसिस्टम। किसकी बात की अपन ने? हमने इकोसिस्टम की बात की। और इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक था ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन ने देखा। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। आज हर भर्ती परीक्षा 0 से लेकर टॉप तक जो भी भर्ती परीक्षाएं, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उनमें यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो सारी की सारी बात अपन ने 2 पार्टों में पूरे इकोसिस्टम की, जिसमें पहले में अपन ने परितंत्र का संगठन पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम हमने पढ़ा था, जिसमें बायोटिक फैक्टर और नॉन बायोटिक फैक्टर के बारे में हमने जाना। और सेकंड जो पोर्शन आज अपन ने बात की है, जिसमें हमने फूड चेन, फूड वेब, साथ में एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड पिरामिड्स, इन सब के बारे में अपन बात करते हुए हमने आखिरी टॉपिक पे बात की, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? तो ये था आज का अपना टॉपिक दोस्तों, और इसी के साथ आज की ये क्लास अपनी समाप्त होती है। अगली क्लास में आप लोगों के लिए इसी का इकोसिस्टम यानी परितंत्र का अगला पोर्शन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें अपन जो पढ़ने वाले वो अपन पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण, यानी हम पोल्यूशन के बारे में और पोल्यूशन के जो मुद्दे हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, और जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जो करंट एक्सेप्ट जो है इसमें, उनके बारे में भी हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे अगली क्लास में। ओके दोस्तों, धन्यवाद।